पाकिस्तान के बारे में कहूंगा कि वो कुत्ते की दुम की तरह है, टेढ़ी ही रहेगी चाहे उसको कितना भी सीधा करने की कोशिश करो। टीजर रहा है हमारा, एक लंबा एपिसोड सीरीज प्रोडक्शन हाउस में रेडी तैयार है। जैसे जैसे पाकिस्तान बोलेगा हम दूसरे एपिसोड लाते रहेंगे सामने। हमारे जो रेड लाइंस थे, बोलते ना स्ट्रेटेजिक रेड लाइंस, वो काफी अंदर था। मतलब हम काफी स्ट्रेटेजिक पेशेंस से वेट करते करते जब अंदर का लाइन क्रॉस किया होता है तब जाके एक्ट करते थे। अब हमने क्या किया है, हमारे स्ट्रेटेजिक लाइंस को एकदम आगे बढ़ा दिया है कि भैया अगली बार करो, ये तो पूरा जंग होगा। कि हमने डेटरेंस अचीव किया है, लेकिन हमको अपनी तैयारी, जो फियर होता है ना, जो डर फैक्टर है, वो पाकिस्तान के अंदर लगातार बना के रखना है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात भारत और पाकिस्तान की। अब दोनों देश फिर से सीमा पर गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। ये अलग बात है कि सरहद पर कल रात करीब 10 बजे तक फायरिंग जारी रही। सवाल उठता है, ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या हासिल हुआ? क्या अब पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले कराने से बाज आएगा? क्या भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को जबरदस्त चोट पहुंचाई है? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह और एयर मार्शल दीपेंदु चौधरी। जनरल सिंह, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर सहमति बनी है, उसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार रंजन जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। जहाँ तक सीज फायर जो अभी अनाउंस हुआ है, यूएस प्रेसिडेंट सपोजिटली उनके पहल से, इसको मैं थोड़ा अलग नज़रिए से देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भारत ने जो सीज फायर के लिए एग्री किया है, वो शर्त पे एग्री किया है, इन द सेंस कि उन्होंने ये बोला है कि हम अभी सिर्फ अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को सीज कर रहे हैं, यानी रोक रहे हैं 12 तारीख तक, उसके बाद दोबारा जायज़ा लेंगे। दूसरी बात, बाकी और किसी चीज़ के बारे में उन्होंने ज़िक्र नहीं किया है कि टॉक्स होंगी, न्यूट्रल वेन्यू पे टॉक होगी। तो अभी जो है, मैं मानता हूँ कि जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत बहुत एक शुरुआती दौर है सीज़ फायर को अनफ़ोल्ड करने का। दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि ये जो सीज़ फायर है, इसमें इसमें खाली मिलिट्री एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख के किया गया, और पहल जो थी पाकिस्तान की तरफ से थी, हमारी तरफ से पहल नहीं है। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए लोगों को। नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लेकिन लेकिन सर, पाकिस्तान के डीजी, जी, लेकिन जो मुझे स्टेटमेंट आया है सर, स्टेटमेंट हाँ, आया है विदेश मंत्रालय का, उसमें सीज फायर का शब्द भी नहीं है सर। बिल्कुल वही तो बोल रहा हूँ मैं, जी। सीजिंग ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज़ ये वर्ड आया है। और दूसरी चीज़ जो है, पहल जो है पाकिस्तान के डीजीएमओ ने की है, हमने नहीं पहल की। इट इज़ पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है, उसने हमारे डीजीएमओ को रिंग किया। आपको पता होना चाहिए, एक हॉटलाइन है दोनों डीजीएमओ के बीच में। जी। सो इसलिए ये कहना कि हमने सीज़ फायर के लिए पूरी तरह से मान लिया है, मेरे ख्याल से मानना गलत होगा। पाकिस्तान को हम परखेंगे, टेस्ट करेंगे कि भाई वो सीज़ फायर के लिए रियली सीरियस है या नहीं सीरियस है, उसके बाद ही कुछ बात आगे बढ़ेगी। एयर मार्शल चौधरी, वायुसेना ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले किए हैं, जैसा जो जानकारी मिली, और उसके बाद अचानक कार्रवाई रुक जाती है। तो क्या हमने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए सर? नमस्कार राजीव, थैंक यू फॉर आपके चैनल में बुलाने के लिए। जी। बड़ा जायज़ क्वेश्चन है आपका। ये एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि इस बार, हाँ, आप जो बोल रहे हैं सही है कि इस बार वायुसेना ने कड़ी जवाब दी है, पर ये कड़ी जवाब अकेला नहीं आया। ये पहली बार एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। आप जरा देखिए, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सीडीएस, सारे चीफ्स इकट्ठा बैठ के मशवरा करके पूरे
क्लियर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और फिर जाके एक्शन शुरू हुआ है। रही बात एयर पावर की या वायु शक्ति का इस्तेमाल का, वो देखिए उसका रिस्पॉन्स सबसे जल्दी होता है, सबसे फार रीचिंग होता है एंड इमीडिएट होता है। तो नेचुरली ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ एयर पावर जो हुआ है वो तो होना ही था। पर सबसे अलग बात हमारे पुराने अप्रोचेस से कि जैसे उरी में खाली आर्मी गई थी, बालाकोट में खाली एयरफोर्स गई थी, इस बार पूरे देश की मिलिट्री शक्ति एक साथ प्लान करके कोऑर्डिनेटेड फैशन में ये लड़ाई शुरू किया। लड़ाई मतलब ये रिस्पॉन्स शुरू किया है, और ये रिस्पॉन्स हम खाली बहुत ग्रेडेड मैनर में किए हैं। हमने पहले एक एक्शन लिया है, उन्होंने दूसरा एक्शन लिया है, जो बोलते हैं ना एस्केलेटरी लैडर में। पर ये समझ रखिए कि हमारे फोर्सेस सब तैनात हैं एट एवरी लेवल ऑफ रिस्पॉन्स की वो जैसे मारेंगे। हम पहले क्या करते थे, क्विड प्रो क्रो, जितना वो करें हम उतना करें। इस बार थोड़ा अलग है, इस बार जो वो कर रहे हैं हम उनसे ज्यादा जवाब दे रहे हैं। अब रही बोलते हैं ना बॉल इज इन देयर कोर्ट, तो ये इस बार बहुत अलग सा अप्रोच रहा है। हाँ, एयर पावर की ये अलग सा एक चीज और याद रखिए कि एयर पावर का एप्लीकेशन बदल गया है, फैल गया है। पहले खाली फाइटर जहाज की बात किया करते थे, आजकल एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स, ड्रोन्स, सब कुछ आ गया है ये एयर पावर के इन्वॉल्वमेंट में। पर ये मैं इतना क्लियर करना चाहूंगा कि ये एयर पावर खाली अकेला एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो ये पूरा ऑर्केस्ट्रा है। आर्मी, नेवी, आर्मी के देखिए कितना दे हैव डन सच ए फैंटास्टिक जॉब। तो ये सारा नेवी ने भी इस बार भाग लिया है, तो सारे कोऑर्डिनेटेड फैशन में ये काम चल रहा है और हम तैयार हैं। ये जो सीजिंग ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज जो जनरल दुष्यंत ने बताया, ये हम पाकिस्तान को अच्छी तरह जानते हैं। ये उनके पहले रिस्पॉन्स से हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारा पूरा तैयारी है, तो हम वेट कर रहे हैं। तो क्या जनरल दुष्यंत, जमीनी स्थिति में भी कुछ बदलाव आएगा? जो सहमति बनी है वो क्या लगता है कि टिक पाएगा सर? देखिए, इस समय कुछ उसके बारे में यकीन तौर पे कहना मेरे हिसाब से मुश्किल होगा। इस समय हम परख रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। और जहाँ तक एयर मार्शल चौधरी जी ने बात बताई है इस बार की ऑपरेशंस की, मैं उनसे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमने चेंज कर दिया है। अब हमने एक बहुत ही क्लियर लाइन ली है कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और एक्ट ऑफ वॉर का मतलब होता है ट्राई सर्विसेज रिस्पांस। खाली ट्राई सर्विसेज रिस्पांस नहीं, मल्टी डोमेन रिस्पांस। इस बार देखिए हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, फॉरेन सेक्रेटरी थे, दोनों मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन थे वो भी थे, और लास्ट में जब हमने सीजिंग ऑफ एक्टिविटी करी है उसमें नेवी के भी जो ऑफिसर थे वो थे। इट इज वी हैव चेंज द एंटायर द वे वी लुक एट, जो हम अपने ऑपरेशंस को अभी तक देखते आ रहे हैं उसका हमने पूरा ढांचा ही बदल दिया है। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और हमारे देश के लिए कि आज की डेट में हमारी सेनाएं जो हैं अगर इस तरह से काम करेंगी तो मुझे नहीं लगता कि डेटरेंस टेररिज्म के खिलाफ नहीं होगा। मेरे हिसाब से डेटरेंस होगा और ज्यादा असर होगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या जमीनी स्थिति में कुछ बदलाव आएगा? जो सहमति बनी है टिकेगा? मेरा देखिए सीधा सवाल ये। हाँ। वही मैंने बोला कि हमने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज किया है। इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि ये जो जमीनी स्थिति है उसमें बदलाव आएगा। और जिस तरह से पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, मुंह तोड़ जवाब मिला है उसको, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी भूल पाएगा कि उसको कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से चोट पहुंचाई गई है, हवाई मार्ग से, लैंड रूट से, और भी एलसी पे जो अभी चल रहा था पिछले 10-11 दिन से। ये कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट एलसी के ऊपर आप देखेंगे जब आर्मी एक्शन कर रही थी उसमें रफेल जो थे वो एलसी के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। और हमारा जो जहाजी बेड़ा था वो अबर अरेबियन सागर में था। पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि हमला कहाँ से होगा। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो चेंज हुआ है इससे वो 10 बार सोचेगा अगली बार इस तरह की कोई हरकत करने से। बड़ी हरकत करने की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे पहलगाम हो गया, 26/11 हो गया, उस तरह की बात से। तो मेरा मानना है ये ठहरेगा। तो सर, मार्शल चौधरी, जो वायुसेना ने जिस तरह का पहलगाम आतंकी हमले होने के बाद जो
पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हैं, चाहे पीओके की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, जितना सटीक हमला किया वो कैसे संभव हुआ बिना एलसी या आईबी क्रॉस किए हुए? जो टेरर कैंप, जो टारगेट दिया गया उसको डिस्ट्रॉय किया गया, कैसे ये संभव हुआ सर? एक साथ जैश, लश्कर, हिजबुल का ठिकाने को बिल्कुल टारगेट हिट करना। देखिए राजीव, ये उनके जो टेरर टारगेट्स हैं, टेरर ऑपरेटिंग बेसिस है जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, सारा पूरा टेरर नेटवर्क जो है पाकिस्तान का, ये ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मालूम कहाँ है, हमें बारीकी से मालूम है, ये तो बहुत पहले से ही मालूम है। और उसके देखिए, ऐसा नहीं कि पुराने, आप देखेंगे पुराने इंसिडेंट्स में एयरफोर्स रेडी था जाने के लिए, पर उस टाइम माहौल थोड़ा अलग था। इस बार माहौल एंटायरली अलग है। तो ये एक चीज तो ये बात है कि हमें पूरी जानकारी है कि कहाँ कहाँ वो बसे हुए हैं। दूसरी बात, कितना मारेंगे, कैसे मारेंगे, वो अलग तरीका अपनाया आपने, हमने इस बार, जैसे दुष्यंत साहब ने बताया कि जो हमारा पूरा डॉक्ट्रिनल एक चेंज है इस बार। हमने पहले जैसे हमने बालाकोट किया था, बालाकोट, अब ये देखिए अंदर जाके जो डैमेज किया था वो कुछ देर के लिए उनको डिटर करा, पर पाकिस्तान के मिलिट्री का जो इंट्रिकेट नेक्सस है टेरर से, ये इतना गहराई से घुसा हुआ है कि ये ज्यादा देर तक डिटर नहीं कर सकते आप, वो घूम फिर के फिर आ जाएंगे। तो इस बार जो हमने जवाब दिया है, देखिए ये पहली बार आके ये चेंज ऑफ सिनारियो, देखिए अभी बोल रहे हैं कि एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। सो ये पूरा डायनेमिक्स चेंज हो गया है, हिंदुस्तान का जो अप्रोच है वो पूरा चेंज हो गया है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज, ये जो टारगेटिंग है, ये देखिए हमने जो खाली टेरर टारगेटिंग किया है, उसके बाद रोल ऑन करके जो बाकी दूसरे टारगेटिंग किया है एयरफोर्स ने, इसको ये आपको क्या कहता है? ये कहता है कि हमने पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं हम, अब जितना जितना लाएंगे हम उतना करेंगे। अब देखिए उन्होंने हमारे फॉरवर्ड एयरफील्ड्स को टारगेट किए ड्रोन से। पहली एंगेजमेंट के बाद ये बताइए मुझे, पाकिस्तानी एयरफोर्स कहाँ है? ये जो हम जाके उनको कंटिन्यूड, हमारे एयरफोर्स कंटिन्यूसली उनको टारगेट करते रहे हैं, वो तो रिटेलिएट नहीं कर पाए, खाली ड्रोन से किए हैं सामने। और ड्रोन तो छोटी चीजें हैं जो ज्यादा डैमेज नहीं करता, हाँ इनका ना न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, पर एक्चुअल जो डैमेज है वो तो ऑफेंसिव एयर पावर का, बोलते ना, प्रिसिशन एंड प्रिसाइज टारगेटिंग से ही होता है। तो सर कैसे कि अगर कॉमन मैन को, एक आम आदमी के समझ के हिसाब से आप बताएं कि कैसे एयर वायुसेना के विमान, चाहे रफाल की बात करें चाहे सुखोई की बात करें, कुछ एक मिसाइल के नाम आ रहे हैं, स्कल्प का आ रहा है, मेटेओर का आ रहा है, ब्रह्मोस का आ रहा है, कैसे हिट किया गया सर, अगर आम आदमी के समझने के लिहाज से बताएं सर। देखिए एयर पावर आजकल बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। आप जरा जो हम देख रहे हैं रूसो यूक्रेन वॉर, इसराइल में जैसे एयर पावर यूज होता है, तो हम पीछे नहीं रहे हैं, हम तो बहुत पहले से ही ये कर रहे हैं। दो चीज आते हैं इसमें, एक तो होता है एयर डिफेंस और दूसरा होता है ऑफेंसिव एयर पावर, जिसमें से स्ट्राइक एयरक्राफ्ट होते हैं जो बम गिराते हैं, रॉकेट्स मिसाइल्स फायर करते हैं। और वो चीज अभी स्टैंड ऑफ हो गया। स्टैंड ऑफ मीन्स बहुत दूरी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वेपन कैपेबिलिटीज ऐसे हैं कि हम दूर से लॉन्च करके 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर अंदर जाके वो एक्यूरेटली वो वेपन जाके हिट कर सकता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क है, एयर डिफेंस का नेटवर्क, जिसमें सारे रेडार्स तैनात हैं। वो पाकिस्तानी एयर स्पेस को मॉनिटर करता है। हमारे एयर डिफेंस जो मिसाइल्स हैं और रेडार हैं, उनका रीच, उनका पहुंच इतना दूर है कि पाकिस्तान के बहुत अंदर तक पहुंचता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एयर डिफेंस जो कवर है, रेडार कवर है वो, और मिसाइल्स के कवर है वो, पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर तक पहुंचता है। उससे क्या होता है कि उनके एयरफोर्स आगे तक नहीं आ सकते। तो इस पूरे माहौल में, और ये पूरा कोऑर्डिनेटेड होता है, नेटवर्क होता है हमारे एयरफोर्स के जो IACCS सिस्टम है, ये कमांड कंट्रोल नेटवर्किंग सिस्टम है, जो सारे रेडार, सैम सिस्टम्स, जहाज सबसे एक साथ बात करता है। और ये सारा डिस्प्ले आजकल सामने है। तो आजकल जो हमारे बोलते हैं ना मॉनिटरिंग एरियाज जहां से हैं, तो आपको पूरा विजिबिलिटी है बैटल स्पेस का। तो ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड एक एक्शन होता है कि हमारे एयर डिफेंस जहाज
पेट्रोल करते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ, सैम्स तैनात होते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स को दूर रखने में, और उस बगैर बॉर्डर क्रॉस किए दूरी से जाके हम उनको टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड खेल है। तो सर जनरल दुष्यंत, क्या लगता है कि पाकिस्तान अब 26/11 कहें या फिर पहलगाम जैसा कहें आतंकी हमला नहीं करेगा? क्या कोई रणनीति नहीं बनाएगा? क्या वो सुधर जाएगा? देखिए, कोई भी जो देश होता है ना जी। मैं खास तौर से पाकिस्तान के बारे में कहूँगा कि वो हम्म। कुत्ते की दुम की तरह है। टेढ़ी ही रहेगी, चाहे उसको कितना भी सीधा करने की कोशिश करो। तो हमने मैं ये बोलूँगा कि हमने डेटरेंस अचीव किया है, लेकिन हमको अपनी तैयारी, जो फ़ियर होता है ना, जो डर फैक्टर है, वो पाकिस्तान के अंदर लगातार बना के रखना है। और उसको बना के रखने का एक ही तरीका है, अपनी जो सैन्य शक्ति है, उसको और अच्छा करना और मजबूत करना, और ये इस तरह से करना कि ताकि वो एक आर्म्स रेस में घुस जाए। और अगर आर्म्स रेस में घुसेगा, तो वो सबसे पहले कंगाल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको ये वन ऑफ इवेंट नहीं है। अगर हमने ये कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो रुक जाएगा, नहीं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैसेजिंग उसको जाती रहनी चाहिए कि भाई, अगर आपने कुछ किया तो हम यहाँ बैठे नहीं हैं, हम इसको और अपनी तैयारी को और ऊपर ले जा रहे हैं। जो हमने स्ट्राइक करी है, ये स्ट्राइक्स 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जितनी उस समय ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से हम करेंगे। और ये भी देखा जाएगा इस बार की जो एयर मार्शल चौधरी जी ने बोला है, उसके अलावा अगर आप देखें, आपने टारगेट्स की बात की थी, इस बार सभी लोग एक साथ थे। यानी कि रॉ भी था हमारे साथ, आईबी भी था हमारे साथ। तो जी। सबके जो इनपुट्स थे टारगेट्स के, कि भाई इस समय वो कहाँ पर हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने 8-9 दिन में इकट्ठा करी। और उसके बाद जल्दीबाजी नहीं की। हमने कहा कि भाई हम अपने अपने हिसाब से इस कार्रवाई को करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, मैंने खुली छूट दी है, जैसे आप लोग प्लान करना चाहें प्लान कर सकते हैं। इसलिए इस बार हमने जो अपना रिएक्शन था एयरफोर्स के द्वारा और नेवी के द्वारा और आर्मी के द्वारा अक्रॉस द फ्रंट किया है। खाली जेएनके में सीमित नहीं रखा है। एक्ट ऑफ वॉर का यही मतलब होता है कि अगर टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, देन आवर रिस्पॉन्स विल बी लाइक वॉर। एंड लाइक वॉर मीन्स the entire front, entire Pakistan is under scrutiny, not only the terrorist. So this is very clear message which has gone. और मेरा मानना है कि ये टिकेगा, बशर्ते हम इसको कंटिन्यूसली उसके अंदर डर की जो जो हमने डर पहुंचाया है, उस डर को और बढ़ाते रहें। एमएस चौधरी, जो ताकत की बात सर कर रहे थे कि वायुसेना की टोटल जो वार का सिनेरियो बना है, उसमें एयर पावर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आर्मी वगैरह तो खैर बाद की चीज है। तो जमीन की बात में कर रहा था, तो एयर पावर की बात करें तो हम थोड़ी सी भारतीय वायुसेना के ताकत के बारे में बताएं, पाकिस्तानी वायुसेना की तुलना में सर। देखिए, कुछ हमारे, पहली बात तो खाली नंबर्स तो देखें, हमारे आर्मी, हमारे एयरफोर्स, जी। हमारी नेवी उनसे इन नंबर्स एंड कैपेबिलिटी में सुपीरियर है। पर रही एक बात मैं यहाँ पॉइंट करना चाहूँगा कि वहाँ पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री का काफ़ी तनाव है। हमारे गवर्नमेंट और हमारे मिलिट्री लीडरशिप में एकदम एक बोलते ना, सारे बॉडी के एक स्पाइन के जैसे सारे लाइन में। तो ये जो एयर पावर कैपेबिलिटी है, ये बिल्डअप करने में लिए काफ़ी टाइम लगता है। आपको मालूम ही है कि हमारे करीब 20 साल से ये रिक्वायरमेंट चल रहा है कि एडिशनल जहाज जो MMRCA से कहानी शुरू हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। जायज़ है, क्योंकि हमारे बजट्स लिमिटेड हैं। हमारे मेन बोलते ना ग्रैंड स्ट्रैटेजी था इकोनॉमिक प्रोग्रेस। नहीं, तो लेकिन पाकिस्तान के तुलना में तो हम काफी बेहतर है ना सर, हमारी एयर पावर। सही है। पर ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि अब अगर यूक्रेन में देख लें, एक वेपन यूज हुआ महीनों में, क्योंकि लड़ाई इतनी देर से चल रहा है कि महीनों में उसका काउंटर आ गया है। तो आप एक वेपन खरीदें और उसको आप अपग्रेड ना करें, उसका तो काउंटर आ ही जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरा देखिए, कारगिल में उनके एयरफोर्स हमारे यहाँ आ ही नहीं सकी, क्योंकि हमारे जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स थे, उनका रेंज हमारा बीवीआर उनके बीवीआर से सुपीरियर थे। बालाकोट में वो अलग बदल गया था।
इस बार भी देखिए चाइनीज का सपोर्ट पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत रहा है, उनके स्पेशलिस्ट वेपन्स आए हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, मैं थोड़ा इसमें डीप बताता हूँ जी। चाइना के जो एक उनके सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, उनके एक पुराने जो वाइस चेयरमैन थे जू किलियांग, जनरल जू किलियांग, वो थे चीनी एयरफोर्स के एक हेड। उन्होंने करीब 2020 या 19 उस अराउंड देन वो पाकिस्तान गए थे, लीडरशिप में काफी एंगेजमेंट हुआ था और उन्होंने कन्विंस किया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को लीड बनाए ऑपरेशंस में। और चाइनीज एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स से बहुत कुछ सीखता है। उनके दो वेपन्स इंडस्ट्री, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एक्टिवली चाइनीज इंडस्ट्री से सपोर्टेड है। सो ये चाइना से जो टेक्नोलॉजी आता है वो पाकिस्तान से इजीली एक्सेसिबल है और वो अपग्रेड करते रहे हैं प्रोग्रेसिवली। हमारे यहाँ वो मुश्किल रहा है क्योंकि हमारे इतने रिक्वायरमेंट्स थे। तो बट फिर भी ये नहीं कि खाली टेक्नोलॉजी से लड़ाई जीता जाता है, टेक्नोलॉजी इज अ बोनस, बट लड़ाई तो हार्डकोर बोलते हैं ना, वॉर फाइटिंग टैक्टिक्स एंड ऑपरेशनल विल से होता है। और हमारे जो एयरफोर्स ने, जो मैं पहले बोल रहा था, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इस बार पूरे इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो बोलता है वो कॉन्सेप्ट हमारा आ गया है। पहले क्या होता था 65-71 में, देखिए बेसिकली आर्मी से लड़ रहा है, एयरफोर्स से लड़ रहा है, नेवी से लड़ रहा है। इस बार हम शुरू से इकट्ठा लड़ रहे हैं, तो ये बात अलग है। तो एयर पावर का जो डिफरेंस है ये ऊंचा नीचा थोड़ा होता ही है, लॉसेस होते हैं। लड़ाई जब एक्सटेंडेड होगा, जैसे पुरानी लड़ाई में पाकिस्तान बड़ा, वो पाकिस्तानी एयरफोर्स खास करके बहुत वो बचाते हैं, हमने इतने जहाज गिरा दिए थे हिंदुस्तान के। अरे भाई, एक चीज कोई याद नहीं रखता और कोई ध्यान नहीं देता कि हमने उनसे डबल फ्लाई किया है। सारा ऑपरेशंस उनके बॉर्डर्स के अंदर घुस के हम मारे हैं, तो लॉसेस तो होंगी, बट फाइनल आउटकम क्या होता है कि हमने स्ट्रेटेजिक गोल अचीव किया कि नहीं। हम तो जो यूनिफॉर्म आदमी पहनता है जंग के लिए, वो तो ही इज रेडी फॉर लॉसेस, मिलिट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट, बट मेन गोल होता है मेन स्ट्रेटेजी को अचीव करना। एंड वो इस बार आई थिंक हमने बड़ी बढ़िया किया है। खाली अभी तो ये बोलते ना टीजर रहा है, हमारा एक लंबा एपिसोड सीरीज प्रोडक्शन हाउस में रेडी तैयार है। जैसे जैसे पाकिस्तान बोलेगा हम दूसरे एपिसोड लाते रहेंगे सामने। तो जनरल दुष्यंत, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि ये मार्शल चौधरी ने कहा कि हम जो स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव थे, क्या हमने उसको हासिल कर पाए सर? बिल्कुल। देखिए, डे 1 से हमारा अप्रोच क्या रहा है? हमारा अप्रोच रहा है मेजर्ड, प्रिसाइज एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक। ये तीनों शब्द को अगर आप ध्यान से डिकोड करेंगे तो पहला जो एक्शन हमने लिया था, उसके बाद हमने क्या बोला? जस्टिस सर्व इफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान सिचुएशन को एस्केलेट करता है तो उसको हम अप्रोप्रिएट जवाब देंगे। अब पाकिस्तान ने उसको एस्केलेट करने की कोशिश करी, तब भी हमने क्या बोला कि हमने रिस्पॉन्ड किया टू काउंटर द एस्केलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एस्केलेशन करने में, बशर्त है, इनफैक्ट वही वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, बशर्त है कि पाकिस्तान इसको एस्केलेट ना करे। अब पाकिस्तान का डीजीएमओ अगर कॉल करता है कि नहीं भैया माफ कर दो, अब हमको छोड़ दो, नाउ डोंट डू दिस ऑपरेशन प्लीज, पाइप डाउन, तो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा आप इवेंट्स को देखना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग करी सीडीएस से, आर्मी चीफ से, एयरफोर्स चीफ से, नेवी चीफ से, तीनों से मिलकर के जब एक गुफ्तगू की गई, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि ठीक है, ऑफ द रैंप जो हमने एक क्या बोलते हैं ऑपरेशन प्लान किया था, ऑपरेशन सिंधु, उसका एम अचीव हो रहा है, तो हम जा सकते हैं कुछ तरह के टॉक्स में। तो वो जो बैकडोर टॉक्स हो रही होंगी उसके बारे में मुझे तो पता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की कार्रवाई होगी बेस्ड ऑन द इवेंट्स व्हिच अनफोल्डेड। और इसके बाद एक बार मीटिंग हो गई थी, तब उसके बाद ही जाकर के सीज फायर जो था वो सबसे पहले ट्रंप जी ने ट्वीट कर दिया। अब उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो ट्वीट किया है वो आपको सही मानना चाहिए। दैट इज आवर पोजीशन एंड आई थिंक दैट रियलाइज पूरे देश, पूरी दुनिया को रियलाइज हुआ कि भारत ने किस कंडीशंस पे और किस तरह से इस फायर और इस ऑपरेशंस को स्टॉप किया है।
अगेन बोल रहा हूँ, ऑपरेशंस को स्टॉप किया है टिल 12 o'clock 12th of May। 12 एम बजे एस जी तो मास्टर चौधरी, क्या हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है? जो एयरफील्ड वगैरह कई नुकसान किए, फाइटर के डैमेज करने की बात सामने आ रही है पाकिस्तानी की कई चीजों को लेकर, कितना हमने नुकसान किया है? देखिए, नुकसान काफी फैला हुआ है, काफी किया है। बोलते ना, शरीर में बहुत जगह घाव लगा है, पर वो फेटल ब्लो ना अभी तक हमने लगाया है। हमने जो दिखाया है, जो टारगेटिंग किया है, वो कमर में चोट लगा है। कमर तोड़ने वाली चोट तो हमें बोलते ना, हम तैयार करके रखे बैठे हुए हैं। दिस इज नॉट एन ओवर स्टेटमेंट। ये हम देखिए, आप जो टारगेटिंग किए हैं, हमने सिंबॉलिक टारगेटिंग किया है। देखिए, ये करेंगे तो हम ये करेंगे, ये जोर से, इतने जोर से करेंगे। पूरा जो माइट होगा वो तो तभी होगा जब बोलते ना, व्हेन पाकिस्तान सारे नियम कानून छोड़ के आगे बढ़े, फिर एक्ट इसको एस्केलेट करे। और पर इसमें तब जाके असली इफेक्ट्स तब दिखेंगे। रही बात स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट ऑफ गोल्स, उसमें हमें ये ध्यान रखना है, जो मैं पहले भी बोला था, पहलगाम क्या बोलते हैं, जो पहला जो बालाकोट था, उसमें डेटरेंस कुछ सालों के लिए रहा। पर ये जो देश का जो जिसका बिहेवियर ही अलग है, वो थोड़ी देर के लिए ही चलेगा, अनलेस बोलते ना देयर इज अ इंटरनल चेंज। वो दुष्यंत साहब ने बड़ी बढ़िया तरह से कहा है कि जो दुम अगर सीधा नहीं हुआ, वो सीधा होना बहुत ही मुश्किल है। पर इसमें एक चीज है कि इस बार 3 चीजें हुए हैं। पहली बार, आई थिंक सारी दुनिया को अभी क्लियर हो गया है कि टेरर एंड पाकिस्तान आर लिंक्ड। पाकिस्तानी मिलिट्री एंड टेरर आर हैंड इन ग्लव्स, मतलब एक दूसरे के एक साथ जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमने इतना हमारा जो स्टैंड लिया है कि अगले बार से टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। दैट मीन्स हम जो पहले करते थे, हमारा अप्रोच अलग था। इस बार हमारा जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जिसमें इकोनॉमिक पावर सब कुछ आता है, वो हमने बड़ा क्लियर एंड फर्मली बोल दिया है कि ये इस बार से ये बात, मतलब ये अभी चेंज है हमारे स्ट्रेटेजिक अप्रोच में। और तीसरी बात जो इसमें मैं खाली इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये पूरा डायनेमिक्स थोड़ा चेंज हो गया है, इन द सेंस दैट पाकिस्तान का मिलिट्री जो इतना बोलता था, जो उनके कंट्रोल अपने देश में चलाता था, उनको वहां पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंच गया है कि भाई उनके मिलिट्री का कैपेसिटी का लिमिट्स है, और उसका जो लिमिट का जो कंट्रोल बोलते ना, हैंडल, वो हिंदुस्तान में है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सर जनरल सिंह, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है अब टेरर कैंप नहीं चलाएगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा? अगेन आप ये ऐसे उसकी सवाल पॉलिसी है। अब आपने मुझे ऐसे सवाल पूछा है, मैंने इसका पहले भी जवाब दे दिया था आपको, और मेरा जवाब वही रहेगा कि वही रहेगा। देखिए, जब तक कि हम नहीं, अपनी मतलब इतना कार्रवाई करने के बाद, इस तरह के एक्शन लेने के बाद, पाकिस्तान के थोड़ा हर हिस्से में जाके, मतलब सीधे कहीं तो ठोका गया, मतलब एयरफोर्स और आर्मी जो है, जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की बात करें जी, बिल्कुल। उस सेंस देखिए, कुछ दिन तक तो ये रहेगा चुप, मैं इतना गारंटी आपको दे रहा हूँ। कुछ साल तक ये चुप रहेगा, ये इतनी जल्दी अपना सर नहीं उठाएगा, लेकिन उसको ये मौका नहीं अब देना है कि दोबारा सर उठाए, और उसके लिए जो हमें कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई हमें करते रहनी है। अब आप देखिए, इस समय जो उसने काफ़ी सारे जो ट्रूप्स थे अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे ले आया था, क्योंकि उसको खतरा था कि भारत कुछ करेगा ज़रूर। सो अब इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? बीएलए और टीटीपी को फ़ायदा हो रहा है। वो अब लगे हुए हैं, रोज़ इनके अगेंस्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ओवरऑल, जैसा कि एयर मार्शल चौधरी जी ने बोला कि उनके जो पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं, और उनकी जो पाकिस्तान आर्मी है, पहले तो वो इंटरनली डिवाइडेड है, बट पाकिस्तान आर्मी चीफ की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और मेरा ये मानना है कि वेरी सून, मुझे लगता है जल्द ही आप देखेंगे कुछ मेजर चेंजेस होंगे उनकी आर्मी में भी। अब वो इंटरनली चाहे क्या वो उनके कोर कमांडर करें या कोई और करे, वो मुझे नहीं पता। तो क्या पाकिस्तान टूट भी सकता है? गृह युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं कई जगहों पर, जिस तरह की आवाजें निकल के साथ। देखिए, इसका असर पाकिस्तान के टूटने का मैं गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत लोगों को फायदा है, चीन को सबसे ज्यादा फायदा है। तो चीन ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान इंटैक्ट रहे। हाँ, पाकिस्तान में कुछ हिस्से ऐसे जरूर हो सकते हैं जो कि
एक टेम्पररीली अलग हो जाएं, या फिर वो अपना एक अलग रिट, यानी कि उनकी उनकी पूछ वहाँ ज़्यादा हो बनिस्बत की पाकिस्तान गवर्नमेंट की पूछ, यानी कि बलूचिस्तान के कुछ हिस्से टोटली बीएलए के कंट्रोल में आ जाएं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं वो टीटीपी के कंट्रोल में आए, इनडायरेक्टली अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में आ जाएँ, इस तरह की स्थिति बिल्कुल बनती हुई दिखती है मुझे। और उसका कारण सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तान आर्मी, और एक्चुअली मैं बार-बार आर्मी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर्मी ही कंट्रोल करती है एयरफ़ोर्स और नेवी को पाकिस्तान में। अनलाइक हमारे देश में, जो कि हमारा देश एक एक डेमोक्रेटिक देश है, एक रिस्पॉन्सिबल देश है, एक प्रोफ़ेशनल मिलिट्री है हमारे पास। उनके यहाँ उनको जो है, उनकी जो बिल्कुल जो कंट्रोल है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस समय बलूचिस्तान में और केकेपी में, खैबर पख्तूनख्वा में। सो इसलिए मुझे लगता है कुछ टूट-फूट तो होगी, पूरा पाकिस्तान एकदम बिखर जाएगा, मुझे नहीं लगता इसका ऐसा कुछ होने वाला है नियर फ्यूचर में एट लीस्ट, लेकिन बिकॉज़ ऑफ द चाइना फैक्टर, और चाइना को मैं इसमें ये मानता हूँ कि चाइना का कितना बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट देखिए चाइना का कितना है इसमें। इस समय 120 ऑड बिलियन डॉलर्स का तो डेट है ओवरऑल, इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट। डेट और इन्वेस्टमेंट मिला करके 120 बिलियन डॉलर तक की तो उसकी वो है। सऊदी अरेबिया का 6 बिलियन डॉलर कैश दिया हुआ है। तो बड़ी कई सारी कंट्रीज़ ने ना पाकिस्तान को अपना वो जूस पिलाती रही हैं। उसकी वजह से शायद वो टिका रहे, बट उसकी हालत बहुत कमज़ोर होगी। वो एक बहुत ही कमज़ोर फेल्ड स्टेट के तरह रहेगा, मेरा ये मानना है। तो एयर मार्शल चौधरी, जो जनरल दुष्यंत बोल रहे थे कि क्या जूस जो पिलाया गया है कई सारी कंट्रियों ने पाकिस्तान को, इतना ताकतवर तो नहीं हो जाएगा कि हमें आग दिखाएगा? मेरे ख्याल से एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, यूएस, यूके, और मैं स्पेसिफिक नाम ले रहा हूं बिकॉज यही वेस्टर्न लॉबी को ड्राइव करते थे काफी दिनों से, और सालों भर ये इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, मिलिटरीली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से। अभी भी इनके यूएस के लॉबी में एंड यूके लॉबी में देयर इज अ ह्यूज, बोलते ना, प्रो पाकिस्तान एलिमेंट। पर बाकी सारे दुनिया में इतना, पहले बाकी दुनिया में ना लोग वेस्टर्न अलाइनमेंट्स को ही फॉलो करते थे, पर वर्ल्ड ओवर अभी देखिए, अभी बहुत सारे मिडिल पावर्स आ गए हैं, वो अपना अपना नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट अपनी तरफ देखते हैं। सबको मालूम हो गया कि पाकिस्तान क्या है। अब देखिए ट्रम्प जी का जो अभी ट्रेड बेल आउट हुआ है, ये क्या कहता है कि फाइनली, बोलते ना, फॉलो द मनी ट्रेल, घूम फिर के। पर एक चीज क्लियर हो गया है कि पहले के जैसे हमारे जो रेड लाइंस थे, बोलते ना स्ट्रेटेजिक रेड लाइंस, वो काफी अंदर था। मतलब हम काफी स्ट्रेटेजिक पेशेंस से वेट करते करते जब अंदर का लाइन क्रॉस किया होता है तब जाके एक्ट करते थे। अब हमने क्या किया है, हमारे स्ट्रेटेजिक लाइंस को एकदम आगे बढ़ा दिया है कि भैया अगली बार करो, ये तो पूरा जंग होगा। सो ये बहुत अलग, ये एक, बोलते ना, सोबरिंग फैक्टर आ गया है पूरे स्ट्रेटेजिक कॉनोटेशन में, पूरे स्ट्रेटेजिक, बोलते ना, ओवरव्यू में। हाँ, ट्रेड दुनिया चलाती है, ये हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है कि पाकिस्तान टूट जाए। हमारा इंटरेस्ट है अगर अंदर कोई स्टेबिलिटी आ जाए तो सबके लिए अच्छा है, पूरे साउथ एशिया के लिए अच्छा है, एशिया के लिए अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है। पर जियोपॉलिटिक्स जब तक का खेल होता है, यूएस चाइना जियोपॉलिटिक्स जब तक चलता रहेगा, पाकिस्तान पुरानी आदत छोड़ेगा नहीं। ये बोलते ना, इससे भी लेगा उससे भी लेगा अपने फायदे के लिए, ठीक है। वो हमें याद रखना पड़ेगा कि हम हर बार, और जब भी जरूरत पड़े, बीच बीच में ना, बोलते हैं क्लास टीचर के जैसे ना, बुला के 2 खड़ा लगाना पड़ेगा रूलर से, तो ये हमें करना ही पड़ेगा। तो चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत पाकिस्तान के बीच में इसको झड़प कह सकते हैं या वार कह सकते हैं, छोटे कुछ कह सकते हैं सर, इतनी बेहतर तरीके से समझाने के लिए सर शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू राजीव। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू, जय हिंद। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1960 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।